लो बहन, सुन लो इनकी फरमाइशें। चंबेली को एक नया झटका लगा। बेटा, अगर ऐसी ख्वाहिशात पालोगी तो लिखवा लो मुझसे। किर्रत को अलादीन का चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए कोई दूल्हा। चंबेली ने अपनी तरफ से उसे ऐसी ख्वाहिशात पालने से मना किया। अरे आंटी, आप बात को समझे नहीं। मैंने मम्मा पापा की प्रॉब्लम बढ़ाई नहीं, बल्कि उनकी टेंशन को खत्म किया है। देखें, जो भी वो लहंगा खरीदेगा मैं उसी से शादी करूंगी, सिंपल। रूप ने बेफिक्री से कंधे उचकाए, जबकि किर्रत ने उसके अंदाज पर भवें उचकाए। एक तरह किर्रत के नजदीक चंबेली की तमाम बातें दुरुस्त थीं, मगर रूप मजाक कर रही थी, तभी वो उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रही थी। उनकी बेटी के इतने आला ख्वाब नहीं थे, ये वो अच्छे तरीके से जानती थी। रूप तो छोटी छोटी चीजों से खुश होने वालों में से थी, तभी किर्रत उसकी बातों को एंजॉय कर रही थी। अरे बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। चंबेली एक बार फिर बोल उठी। क्यों मुमकिन नहीं आंटी? रूप भी मैदान में उतर आई। वो इसलिए मेरा बच्चा, पहले तो कोई ऐसा करेगा नहीं। अगर तुम्हारा लक चमक गया और किसी ने तुम्हारे लिए ऐसा कर भी लिया, तो वो बेचारा अपनी सारी जमा पूंजी से सिर्फ ये मनहूस लहंगा ही खरीद पाएगा। बाकी की जिंदगी क्या तुम लोग सुपर बिस्किट खाकर गुजारा करोगे? अपनी तरफ से चंबेली ने अहम मुद्दे की तरफ तवज्जो दिलाई। अरे आंटी, बस वो लहंगा खरीद लाए, मैं उसे घर दामाद बना लूंगी। आफ्टर ऑल मेरे डैड का दिल बहुत बड़ा है। उसने फखर से सर ऊंचा किया, जबकि इस नई मंतक पर चंबेली ने सर पर हाथ मारा। जबकि मुस्तफा शाह उसकी बातों से लुत्फानंदोज हो रहा था। एक पल के लिए उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा। चमकती आंखों में ढेरों ख्वाबों का जहां आबाद था, लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। बार बार गालों में पड़ता डिम्पल जो किसी की भी तवज्जो खींचने के लिए काफी था। दिल ने शिद्दत से उसके डिम्पल को छूने के ख्वाहिश जाहिर की। लब भींच कर सख्ती से दिल में उमड़ती ख्वाहिश को दबाया, मगर उसकी नजरों के इर्तिकाज के साथ साथ उसका जब्त करना भी किर्रत ने बखूबी नोट किया। अच्छा, ये कैसा रहेगा? पिछले 1 घंटे में वो उसे 100 के हिसाब से सूट दिखा चुका था, मगर उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब न मिलने पर वो नया ड्रेस दिखाने का बोलता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्या बोले। इस तरह से उसकी पसंद तो किसी ने नहीं पूछी थी। वो कभी किसी के लिए इतनी अहम थी ही नहीं। बस माँ कभी कभी बोलती थी उसे बाजार ले जाने का, जिस पर रुकैया बेगम की वार्न करती निगाहों के जेर असर वो बचपन में ही सहूलत से मना कर देती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे इन सब चीजों की आदत हो गई। मगर ये कैसा इंसान था जो उसकी एक हाँ के लिए कितनी दुकानों के बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेस को फेंक कर उसकी पसंद तलाश करने में पूरे माल की खाक छानने में लगा था। भला जिस इंसान ने उससे जबरदस्ती निकाह किया था और क्यों किया था, ये भी वो नहीं जानती थी। क्या इस इंसान की जिंदगी में वो इस कदर अहमियत रखती थी? जो भी था, मगर अब नूर को घबराहट होने लगी थी। अगर उनमें से कोई दुकान वाला उन पर चीख पड़ा तो? देखें, आखिरकार उसने अपनी चुप तोड़ी। देख ही तो रहा हूं स्वीट हार्ट, वो मसरूफ सा बोला। सबके सामने अपने लिए ऐसा लकब सुन के वो शर्म से लालो लाल हो गई। नहीं, मैं बोल रही थी हमारी शादी है तो जो आप मेरे लिए पसंद करेंगे मैं वही पहनूंगी। आखिरकार उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का हल यही लगा। मगर अरसल की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। रियली? तुम मेरी पसंद के ड्रेस जेब तन करना चाहती हो? उसकी आंखों में बेयकीनी थी। नूर ने इस बात में सर हिलाया। सोच लो। अरसल ने एक बार फिर अपनी बात की तस्दीक चाही, जबकि नूर ने नासमझी से एक बार फिर इस बात में सर हिलाया। ओके, फिर उठो। बोलते ही उसने नूर का हाथ पकड़कर खड़ा किया। कहाँ? वो उसकी इतनी तेजी पर हैरान हुई। मेरे पसंद की शॉपिंग करने? अरसल ने उसे आंख मारी। एक बार फिर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अच्छा सुनो, उसने नूर को एक बार फिर अपनी तरफ मतवज्जा किया। जी, तुम इसी तरह मेरी बातों पर ही लाल होती रही तो जब सच में मैंने कोई शर्म दिलवाने वाला काम कर दिया तब तुम्हारा क्या हाल होगा? अरसल ने उसे जानबूझकर छेड़ा, मगर नूर के सर्दी में भी पसीने छूट गए। आप कैसी बातें कर रहे? वो सच में घबरा गई। क्या मतलब कैसी बातें कर रहा हूँ? उसने मसनूई गसीला लहजा अपनाया। मतलब मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ गए। मेरा तो वो मतलब था जो आप नहीं समझे। वो गड़बड़ाई। तो फिर मुझे वो मतलब समझाओ जो तुम्हारा मतलब था। अरसल को तो जैसे बहाना मिल गया हो उसे जिच करने का। मुझे नहीं मालूम, आपको जो बोलना आप बोलें, बल्कि अगर आपको इस माल में एक माइक मिल जाए इसमें ये सब बोलें। वो सच में जिच हो गई थी। गुड आइडिया जाने जाना।
अरसल को उसका आइडिया पसंद आया, मगर नूर के औसान खता हो गए। नहीं प्लीज, हम खरीदारी करके घर चलते हैं। उसे माइक वाले आइडिया पर अमल करने से रोकने के लिए नूर ने उसका बाजू पकड़ा। नूर, अरसल की धीमी पुकार पर उसने आस्तगी से पलकें उठाई। तुम मुझे कमरे में जाकर पकड़ना, ताकि आगे से मैं भी जवाबी कार्रवाई कर सकूं। चेहरे पर मस्कीनी सजाकर उसने आंखों से अपने बाजू की तरफ इशारा किया, जिसके इर्द गिर्द उसके नर्म मुलायम नाजुक हाथों का लम्स अरसल को परेशान कर रहा था। नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। झट से उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आजाद किया। इस बार उसकी इतनी तेजी पर अरसल का कहकहा बुलंद हुआ। सारा कमरा दोबारा से सेट करके चांद ने उसे बेड पर बिठाया। यार मिशी, प्लीज रोना तो बंद करो। वो बेबसी से गोया हुआ, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखो यार, तुम्हारे आंसुओं से भीगा रुमाल मैं 4 बार निचोड़ कर आया हूँ। चांद ने मुबालगा आराई की हद कर दी, मगर उसके रोने में कमी आने की बजाय और शिद्दत आ गई। अच्छा बस, सॉरी यार, नहीं करता कोई भी मजाक। वो घबरा उठा। सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं? कौन सा मजा आता है सबको मुझे तकलीफ पहुंचाकर? वो बेबसी से गोया हुई। ऐसा नहीं है मिशी, कुछ तुमसे मोहब्बत करते हैं। उसका तकलीफ भरा अंदाज चांद को एक पल के लिए शर्मिंदा कर गया। मोहब्बत? वो इस लफ्ज पर हैरान हुई। हाँ, याद आया, तुम मुझसे मोहब्बत करने के दावेदार हो, और तुम्हारी इसी मोहब्बत की वजह से मेरे अपने बाप ने मेरे करैक्टर पर उंगली उठाई है। लहजा तकलीफ दे था और अंदाज तंजिया। चांद ने जब से लब भींचे। जानते हो मैं इस वक्त क्यों रो रही हूं? उसने चांद की आंखों में देखकर सवाल किया। चांद ने बेबसी से उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां कुर्ब ही कुर्ब के साए थे। मैं कोस रही हूं खुद को। काश पार्टी वाली रात मैं उसकी बात सुन लेती। काश मुझे पता होता वो तुमसे मोहब्बत करती है। आज मैंने अपनी दोस्त भी खो दी तुम्हारी वजह से। उसके आंसुओं ने एक बार फिर बहना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है मिशी, उसने झूठ बोला था, और जो लड़की इतना बड़ा झूठ बोल सकती है वो तुम्हारे साथ मुखलिस कैसे हो सकती है? चांद ने उसका हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश की। नहीं चांद, तुमने गौर नहीं किया। उसे सच में दर्द हुआ था। शायद सच में वो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। हाँ, शायद उसका तरीका गलत था, मगर उसके चेहरे पर तकलीफ दे आसार मैंने खुद देखे हैं। और यही चीज नहीं चाहती थी मैं अपनी जिंदगी में। मैं नहीं छीनना चाहती थी किसी और की मोहब्बत, क्योंकि मेरे नजदीक दुनिया में इससे ज्यादा घटिया अमल और कोई नहीं है। मैं नहीं बनना चाहती थी दूसरी नीलम। वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। जबकि चांद को नीलम की बात पर झटका तो लगा, मगर इस वक्त उस औरत का जिक्र ठीक नहीं था। यार, तुम बस उसकी एक दिन की मोहब्बत पर इस कदर रिएक्ट कर रही हो। कभी मेरा सोचा है, मेरी तरफ ध्यान दिया है, जो सिर्फ एक नजर तुम्हें देखने के लिए दिन रात 3 महीनों तक तुम्हारे इस बददिमाग बाप के आगे पीछे घूमता रहा? हालांकि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमल था। जिस इंसान ने मेरे बाप की बेइज्जती की थी, मैं सिर्फ उसको ये बताने आया था कि किसी की इज्जत कैसे की जाती है। मगर जब तुम्हें देखा तो मैंने अपना मकसद एक तरफ रख दिया। याद रहा तो बस इतना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना है। मगर जो हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तुम्हें इस तरह निकाह करके अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता था। मैंने इस सब के लिए तुम्हारे बाप के बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ाया था। मुझसे गलती हुई और सब बिखर गया, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, या फिर मैं तुम्हें कोई धोखा दे रहा हूँ। फॉर गॉड सेक मिशी, यकीन करना सीखो। आज चांद के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, जबकि मिशी के लिए ये सब हैरान कुन था। क्या वाकई में वो उसके लिए ये सब कर रहा था? तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी पोजीशन साफ करना चाहते हो। वो अब भी बेयकीन थी। नहीं, मैं अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रहा। अगर मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करनी होती तो उसी वक्त कर देता, जब तुम्हारा बाप तुम पर उंगली उठा रहा था। मगर मैंने उस वक्त अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की। उसने जैसे मिशी के सर पर धमाका किया। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? वो हैरान हुई। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ। शायद तुमने नोट नहीं किया, तुम्हारा बाप पहले से ही शदीद गुस्से में आया था। और इससे बढ़कर मुझे ये चीज खटकी, जो बाप तुम्हें देखना पसंद नहीं करता था, वो इतनी रात को अपनी बीवी के साथ डिनर करके सीधा तुम्हारे कमरे में क्यों आया? और शायद तुमने ये भी नोट नहीं किया, जब तुम्हारा बाप शदीद गुस्से में तुम्हारे कमरे में आया था तो पीछे से वो नीलम तंजिया हंसी हंस रही थी। हो ना हो, उस दिन जो कुछ भी हुआ, इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी उस सौतेली माँ नीलम का था।
और जब हम तुम्हारे घर से बाहर जा रहे थे तब भी नीलम के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसने जो चाहा वो पा लिया हो। चांद के दिमाग में जो इतने दिनों से बात खटक रही थी, आखिरकार आज वो बात उसने मिशी से शेयर कर ही ली। कुछ पल के लिए मिशी का वजूद जल्जलों की जद में आ गया। हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सही हो। मैं इस मामले में तुम पर यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस नीलम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई भी गलत काम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होगा तो मुझे यकीन है डैड ने हमेशा की तरह उसी की बातों का यकीन किया होगा। आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से बहना शुरू हो गए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ, ये नीलम है कौन? इतना तो मुझे अंदाजा है आज तुम जो कुछ भी हो इसमें सबसे बड़ा हाथ उस नीलम का है। वरना अगर कोई तुम्हारे दिल में झांक कर देखे तो तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसा जाहिर करती हो। प्लीज मुझे बताओ ये नीलम कौन है? चांद के सवाल पर वो एकदम बुदक के पीछे हटी। नहीं नहीं, मुझे बात नहीं करनी उस नीलम के बारे में। मैं सोचना भी नहीं चाहती उसके बारे में। उसका पूरा वजूद थरथराने लगा। नहीं मिशी, तुम मुझे आज सब कुछ बताओ। मैंने तुम्हारा बिजनेस संभाला है 3 महीनों तक। मैं अच्छे से जानता हूँ नीलम तुम्हारे बाप के साथ भी मुखलिस नहीं है। बताओ मुझे। चांद ने उसके कपकपाते वजूद के गिर्द अपना हिसार कायम करके उसे सहारा दिया, जबकि मिशी का दिमाग आज से बहुत साल पीछे चला गया, जब नीलम उनकी जिंदगी में आई थी। माजी, उस वक्त मैं 12 साल की थी। हम बहुत खुश थे। मैं, मम्मा और पापा। डैड और मम्मा की पसंद की शादी थी। डैड मुझसे भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि डैड का बड़ा बिजनेस था। इस वजह से उनके पास वक्त कम था, मगर उसके बावजूद भी वो मेरे और मम्मा के लिए वक्त निकालते थे। हर संडे हम छोटी सी पिकनिक पर जाया करते, कभी डिनर पर जाते थे और किसी संडे आइसक्रीम खाने। छोटी छोटी बातों में हमारी बड़ी बड़ी खुशियां थीं। और फिर एक दिन नीलम हमारी जिंदगी में आ गई। पापा की गाड़ी से शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था, तभी डैड ने उसका इलाज करवाया। मगर उसने डैड से कहा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो भरी दुनिया में अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। यहाँ से ठीक होकर वो किसी दारुल उलूम चली जाएगी। मगर डैड ने उसे कहीं जाने नहीं दिया और उसे हमारे घर ले आए। नीलम मुझसे और मम्मा से कोई बात नहीं करती थी, बस अपने कमरे में बंद रहती, और जब डैड घर आते तो बस उन्हीं से चंद बातें करती। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें तवील होती गईं और डैड ने आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए वक्त निकालना बंद कर दिया। बात बात पर मम्मा पर गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, घर में हंसी की आवाज की जगह खामोशियों का राज होने लगा। जो वक्त वो हमारे लिए निकालते थे अब वो वक्त नीलम के हिस्से में जाने लगा। डैड अगर हंस के बात करते तो सिर्फ नीलम से, उसके लिए शॉपिंग करके लाते, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। एक दिन खेलते खेलते मुझसे गेंद नीलम के हाथ पर जा लगी। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो मैं अपनी मम्मा के साथ बैट बॉल खेल रही थी। शॉट मारने पर बिला इरादा गेंद उसके हाथ पर लगी। मगर डैड ने इतनी सी बात के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया और मम्मा पर 1 घंटा चीखते रहे। मुझे उस दिन के बाद डैड से डर लगने लगा। मैं उनके करीब जाने से कतराने लगी। वक्त गुजरता गया और मेरी दुनिया सिर्फ माँ तक महदूद होकर रह गई, और माँ भी सिर्फ सारा वक्त मुझ पर ही ध्यान देती, क्योंकि डैड का अब सारा वक्त नीलम का होने लगा था। हम जिएं या मरें, इस बात से भी शायद डैड को फर्क पड़ना बंद हो गया था। हम माँ बेटी की हालत हमारे ही घर में मेहमानों जैसी हो गई थी। बहुत बार मैंने माँ को रातों को रोते देखा, मगर मैं चाह कर भी इनका दर्द नहीं बांट सकती थी। और फिर हमारी जिंदगी में वो मनहूस दिन आ भी गया जिस दिन नीलम से मिलने कोई घर पर आया। उस दिन मेरी भी स्कूल से छुट्टी थी। माँ को हैरत हुई, क्योंकि नीलम ने हमें बताया था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ने इन दोनों की कुछ बातें सुन ली थीं। वो दोनों किसी काम को अंजाम देने की बात कर रहे थे। माँ को तो पहले से उस नीलम पर शक था, आज यकीन हो गया। माँ इन दोनों के करीब गई और उनसे बात करके जानने की कोशिश की आखिर कौन है वो आदमी जो नीलम से मिलने आया है। मगर वो दोनों ही माँ को देखकर तंजिया हंसने लगे। तभी डैड भी घबराए हुए घर में दाखिल हुए और सीधा नीलम की तरफ बढ़े। यकायक नीलम धुआंधार तरीके से रोने लगी और माँ पर इल्जाम लगाया कि माँ ने उसे मारने की कोशिश की है, क्योंकि उसने माँ को उस आदमी के साथ गलत काम करते हुए पकड़ लिया है। रोते रोते मिशी की हिचकी बंद गई और अब शायद वो खुद में और हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। गुस्सा तो चांद को भी बहुत आ रहा था। आखिर एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है, इस कदर कैसे बहक सकता है?
उसकी पीठ सहलाकर वो उसे पुरसकून करने में लगा था। आगे क्या हुआ मिशी? ना चाह कर भी वो पूछ बैठा। उसने कपकपाते हाथों से चांद की शर्ट को मुट्ठियों में भींचा। शायद खुद को सहारा देकर आगे बताने की हिम्मत मुजतमा कर रही थी। फिर उस आदमी ने भी यही कहा कि उसका और माँ का बहुत वक्त से ताल्लुक है। माँ ने अपनी बहुत सफाई पेश की, मगर डैड ने ना तो माँ की बात पर यकीन करना था और ना किया। माँ ने बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, अपनी मोहब्बत का और मेरा वास्ता भी दिया, मगर डैड ने माँ पर एक कतरे का भरोसा नहीं दिखाया। माँ को डैड की इस बेयकीनी ने अंदर तक तोड़ कर रख दिया। डैड ने माँ को बदचलन और ना जाने क्या क्या नहीं बोला। माँ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने बहुत बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार बहुत मुश्किल से मैं खिड़की से अंदर गई। माँ फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। मैं भागकर डैड के पास गई। मैंने बोला, डैड मम्मा को अस्पताल लेकर चलें, वो उठ नहीं रही, मगर उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उन्हें लगा मैं नाटक कर रही हूँ। मैं बहुत रोई, बहुत दरवाज़ा बजाया। आखिरकार मैं माँ के पास चली गई। माँ नहीं उठ रही थी। मैंने माँ को जोर से हक किया और मैं उन्हीं के पास सो गई। सुबह को भी माँ नहीं उठी। जब हमारे घर की नौकरानी ने उन्हें बेसुध पड़े देखा और चेक किया तो उसने बोला कि मेरी माँ नहीं रही, वो मर गई है। मेरी माँ मर गई चांद, मेरी माँ मर गई। वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। मिशी का हचकोले खाता वजूद और बिगड़ती हालत अब चांद से भी संभालना मुश्किल हो गई थी। मम्मा, मुझे बाद में पता चला चांद, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था। वो बच सकती थी अगर उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता, मगर कोई मेरी माँ को अस्पताल नहीं लेकर गया। डैड तो बहुत पहले ही मुझसे दूर हो गए थे। मेरा आखिरी सहारा भी खुदा ले गया। मैं अकेली हो गई। उसका रोते रोते कामता वजूद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर चांद की बाहों में झूल गई। अरे, आप सब अकेले क्यों आ गए? दोनों बहुएं कहाँ हैं हमारी? असवद ने अबरू झुकाकर सबकी तरफ देखा तो रूप और तारा ने मुंह बसोरा। चंबेली ने भी सर झटका, जबकि किर्रत ने मुस्कुराकर पलकें झपकी। दोनों शैतान पहुंच गए थे वहां और उनका मुतालबा था कि वो अपनी बीवियों के साथ खुद शॉपिंग करेंगे। किर्रत ने बताने के बाद किचन का रुख किया। असवद ने भी उसकी पैरवी की। रोका नहीं आपने उन दोनों को? वापस भेज देना था इन शैतानों को। असवद ने मुंह बनाया। किर्रत ने पानी की चंद घूंटें भरकर बोतल दोबारा फ्रीजर में महफूज की। कभी आप रुके हों तो मैं उनको भी रोकूं? किर्रत ने भी मुंह बनाया, मगर उसका थका थका अंदाज असवद को फिक्रमंद कर गया। थक गई हूं। उसने आगे बढ़कर किर्रत का चेहरा हाथों के प्यालों में भरा। थोड़ा सा। उसने मुस्कुराकर नाक सुकेड़ा। जल्दी से खाना खाएं और आराम कर लें, फिर कल भी बहुत काम है जिसके लिए आपको आज भरपूर तरीके से रेस्ट करनी चाहिए। आपको देखकर सारी थकन दूर हो जाती है। मोहब्बत से आगे बढ़कर उसने असवद के गिर्द दोनों बाजू हायल करके अपना सर उसके सीने में टिकाया। ओह सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग जारी रखो। किचन में आती रूप के कदमों को एकदम ब्रेक लगी। आंखों पर हाथ रखकर उसने रुख मोड़ा। एक तो जब से ये दोनों शैतान इस दुनिया में आए हैं, मेरे आधे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क तो यही कर देते हैं। असवद ने सरगोशी के साथ मुंह भी बनाया। किर्रत ने आंखें निकाल कर उसे बाज रखा। बस कर शैतान की नानी, अब आ जाओ अंदर। किर्रत ने अपने और असवद के दरमियान फासला कायम करके उसे अंदर आने की इजाजत दी।